गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या इस निबंध के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारा बचा हुआ हिस्सा बचा है। पिछले क्लास से हमने आरंभ किया है इसको, और भाषा को लेकर हमने देखा कि भीष्म साहनी जी जिस भाषा की बात करते हैं उस भाषा को लेकर आज भी हमारे भारत देश में कई राज्यों में ऐसी बहस हो रही है कि यहाँ के लोग ये भाषा बोलेंगे, वहाँ के लोग वो भाषा बोलेंगे। इस प्रकार से भाषा को लेकर होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। कोई एक पंजाबी व्यक्ति भी अंग्रेज़ी में बोल सकता है या अपनी पंजाबी भाषा को ही वो सिर्फ नहीं महत्व देता हो, दूसरी भी भाषा को महत्व दे सकता है। और इस प्रकार का भाव जो है हर एक के मन में होना है। जर्मनी में रहने वाले यहूदी की भाषा यदि जर्मन है तो इंग्लैंड में रहने वाले यहूदी की भाषा अंग्रेज़ी है। अभी यहूदी एक जाति के लोग कैसे यहाँ पे हमारे भारत देश में जाति, फिर उनकी भाषा या धर्म आदि को लेकर उनका विभाजन करते रहते हैं। भले ही धर्म सभी का एक है और भावनात्मक स्तर पर वे यहूदी धर्म और यहूदी भाषा से जुड़े हैं। बहुत दिन पहले एक बार मुझे नागपुर जाने का इत्तेफाक हुआ। पंजाब से निकले बहुत अरसा बीत चुका था और मैं बड़ा अकेला महसूस कर रहा था। नागपुर की सड़कों पर घूमते हुए मुझे एक दिन एक सरदार जी नज़र आ गए। वह दुबला पतला सरदार कोई पोस्टमैन था जो साइकिल पर डाक बांटने निकला था। उसे देखते ही मैं उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। मैंने कहा, और नहीं तो इसके साथ पंजाबी भाषा में दो बात तो कर सकूँगा। मैं लपक कर उसके पास पहुंचा। वह साइकिल पर से उतर आया और हैरान सा मेरी ओर देखने लगा। मैंने ठेठ पंजाबी में उसका अभिवादन किया और पंजाबी में ही उससे बतियाने लगा, लेकिन मेरी हैरानी की सीमा न रही जब मैंने पाया कि वह मेरी बात नहीं समझ रहा है। वह सिख था, सिर पर केश थे, कलाई पर कड़ा था, लेकिन वह हदबुद्धि सा मेरी ओर देखे जा रहा था। मुझे झेप हुई जब उसने मराठी भाषा में तथा टूटी फूटी हिंदुस्तानी में मुझसे कहा कि वह मेरी ज़बान नहीं जानता, क्योंकि उसके बाप दादा की किसी ज़माने में महाराष्ट्र में आकर बस गए थे और वह केवल मराठी भाषा ही जानता है। अभी देखिए, हम लोग जिधर किधर जाकर बसते हैं, फिर वहाँ की भाषा हमारी भाषा हो जाती है। अभी ये सिख व्यक्ति जो लेखक को मिला था, भीष्म साहनी जी को नागपुर में, वो भले भांति अच्छी खासी मराठी भाषा और राष्ट्रभाषा यहाँ की जो भाषा होती है हमारी भारत देश की हिंदुस्तानी भाषा में वो बातें कर रहा था। उसको पंजाबी नहीं आ रही थी, क्योंकि पंजाब से उसके बाप दादा कब के वहाँ पे बसे थे और इसी कारण वो मराठी में ही वार्तालाप आदि करता था। यदि भाषा मजहब से जुड़ी है तो उस सरदार की भाषा पंजाबी क्यों नहीं थी? नागपुर में बस जाने वाले सिख की भाषा मराठी है, पंजाबी नहीं। केरल में बस जाने वाले मुसलमान की भाषा मलयालम है, उर्दू नहीं। हाँ, किसी दूसरे भाषाई क्षेत्र में रहते हुए भी यदि कुछ लोग भावनात्मक कारणों से किसी भाषा से जुड़ते हैं तो इसका यह मतलब नहीं हो जाता कि भाषा धर्म से जुड़ी है। हमारे यहाँ ऐतिहासिक कारणों से ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनके अंदर ऐसे भाग पाए जाते हैं जहाँ भारी संख्या में बसे हुए लोगों की भाषा उस क्षेत्र की भाषा न होकर कोई दूसरी भाषा है। जैसे आंध्र प्रदेश में हैदराबाद का इलाका जहाँ उर्दू बोली जाती है, बम्बई में बसे हुए हिंदी भाषी, पंजाबी भाषी तथा अनेक अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग, लेकिन इससे भी हम यह नतीजा नहीं निकालते कि उनकी भाषा धर्म से जुड़ी है। हर प्रदेश की अपनी भाषा है, लेकिन अगर किसी इलाके की भाषा उर्दू रहते हुए भी आप यह कहकर उसे मान्यता नहीं देना चाहते कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, तो यह आपकी अपनी सांप्रदायिकता ही है और कुछ नहीं। सांप्रदायिकता के हाथों किसी भाषा की क्या गति हो सकती है? इसकी मिसाल शायद उर्दू की स्थिति से बढ़कर और कहीं नहीं मिलेगी। उर्दू के बारे में कमाल तो यह है कि कभी कहा जाता है कि भाषा है और कभी कहा जाता है कि यह भाषा नहीं है।
आप कहते हैं तो यह वजूद में आ जाती है, आप कहते नहीं तो गायब हो जाती है। वर्षों पहले जब भारत सरकार की ओर से भाषा संबंधी एक कमीशन बनाया गया था, तो एक वरिष्ठ हिंदी प्रेमी ने बड़ा चहक कर कहा था, उर्दू का काम तो हमने तमाम कर दिया। वह बोल उर्दू में ही रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि उर्दू को उन्होंने मार मिटाया है। जाहिर है वह हवा में अपनी तलवार चला कर नहीं आए थे। कभी यह भी कहा जाता है कि उर्दू अलग से कोई भाषा नहीं है, वह मात्र अलग लिपि है। यदि हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है और उनकी दो लिपियां हैं, तो आप दोनों लिपियों को मान्यता दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस साझी भाषा की एक ही लिपि हो सकती है और वह देवनागरी लिपि है। इसके पीछे तो यही जहनियत काम कर रही है कि लिपि को मारो, जबान अपने आप मर जाएगी। एक हवा उठी थी कि उर्दू को देवनागरी में लिखना चाहिए, क्योंकि हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है। इसलिए उर्दू के कवि भी वास्तव में हिंदी के ही कवि है। पर जब पाठ्य पुस्तकें छपने लगी तो गालिब, मीर और उर्दू के अन्य कवियों का कहीं नाम नहीं है। कई एकाध कवि को लेकर आलुओं पर से मिट्टी पूछी गई थी। अगर इसके पीछे सच्चा विश्वास होता तो कौन नहीं जानता कि गालिब न केवल भारत के बल्कि संसार भर के महान कवियों में माने जाते हैं और उर्दू साहित्य ने हमारे देश के साहित्य को चार चांद लगाए हैं। यदि सचमुच हमें इस साहित्य से प्रेम होता तो उसे सुरक्षित और अधिक विकसित कर पाने के लिए उसे पूरी पूरी मान्यता देते और उस भाषा और साहित्य की परंपराओं को जीवित रख पाने के भरसक प्रयत्न करते। हमारी स्थिति की विडंबना यह है कि हम कभी तो उर्दू के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं और कभी केवल कागजी तौर पर उसके अस्तित्व को मान्यता देते हैं। जब कागजी मान्यता देते हैं तो उर्दू की तरक्की के लिए उर्दू बोर्ड खड़ा करते हैं, लाखों करोड़ों की रकम जुटाते हैं, लेकिन व्यवहार में उसके अस्तित्व को मान्यता नहीं देते। व्यवहार में उस भाषा को लाना चाहिए और तब जाकर वो भाषा जीवित रहती है। सिर्फ कागजों पर हम उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन व्यवहार में उसे नहीं लाते हैं। यह नीति बिल्कुल वही है कि किसी पेड़ की शाखा पत्तियों पर तो पानी छिड़को, लेकिन पेड़ की पड़ काट दो। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि उर्दू फले फूले तो आप ही का यह फ़र्ज़ भी हो जाता है कि आप स्वयं इस बात का अध्ययन करें और उसे अनेक उनके प्रदेश में बहाल करें, उसे सरकारी मान्यता मिले, स्कूलों कॉलेजों में बाकायदा उर्दू पढ़ाई जाने लगे, उर्दू की शिक्षा जड़ पकड़े बढ़े। कभी अनुदानों से भी भाषाएं जीवित रह पाई है। यदि उर्दू के साथ न्याय नहीं किया गया तो हम सांप्रदायिकता के दोष से कभी मुक्त नहीं हो पाए। हाल ही में हमारे गृह मंत्री ने टिप्पणी की है कि उर्दू आक्रमणकारियों की भाषा है। यह भाषा के सवाल को जानबूझकर सांप्रदायिकता का रंग देना है। कौन नहीं जानता कि उर्दू का जन्म हमारे अपने देश में हुआ था। हमारे ही देशवासियों की प्रतिभा ने उसे विकसित किया है, निखारा है। 700 बरस पहले जहाँ से आक्रमणकारी आए थे, वहाँ की जबान न तब उर्दू थी न आज है। और यदि आक्रमणकारियों की जबान को आप मान्यता नहीं देना चाहते तो संस्कृत भी तो आक्रमणकारियों की ही जबान थी। इस सवाल को जानबूझकर सियासी रंग देना है। किसी भाषा पर विचार करते समय न तो हम इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि उस भाषा के बोलने वालों का धर्म क्या है और न इस बात को कि वे आक्रमणकारी है अथवा नहीं। कौन नहीं जानता कि ये आक्रमणकारी मूलतः हमारी अपनी जाति के ही लोग थे। यह ऐतराज़ भी उठाया जाता है कि उर्दू में भारतीय संस्कृति से छाप न मिलकर किसी विदेशी बाहरी संस्कृति की छाप मिलती है। साकी और पैमाना की गुल और बुलबुल की आदि आदि, क्या यह सच नहीं कि रेनेसां काल में सारे यूरोप के साहित्य पर
यूनानी और रोमन पुराण कथाओं की भरपूर छाप पड़ी थी। और हो सकता है इसी कारण जो अब इन देशों के साहित्य का अभिन्न अंग बन गई है, क्या उससे अंग्रेजी साहित्य ही नहीं रह गया था, या अंग्रेजी भाषा नहीं रह गई थी? ये सवाल उठता है ना। यस, हमारी स्थिति की विडंबना भाषा में शुद्धता पर जोर देने में भी पाई जाती है। शुद्ध भाषा का मसला भी सांप्रदायिकता की ही देन है। भाषा शुद्ध होनी चाहिए, मतलब कि संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए। संस्कृत निष्ठ भाषा जो होती है, बोलने में या समझने में हमें ये होती है। देखिए, हिंदी भाषा में शुद्ध की मांग भी बहुत हद तक उर्दू को ही लक्ष्य करके की जाती है। उर्दू का शब्द किसी वाक्य में आ जाए तो कुछ भाई लोगों को चिढ़ होती है। अंग्रेजी का शब्द आ जाए तो इतनी चिढ़ नहीं होती, बल्कि कहीं कहीं पर तो खुली होती है, क्योंकि इसे बौद्धिकता का, आधुनिकता का रंग आता है। आधुनिक भारत देश में हम लोग देख रहे हैं भाषा का प्रयोग आदि किस प्रकार से होता है। जो भाषा हम बोलते हैं उसमें उसके कई शब्द होते ही नहीं हैं तत्सम रूप में, जैसे कि वैसे हमने लिए हैं, उसको बदलना नहीं चाहते। हमारे देश का दुर्भाग्य यह रहा है कि हमारे सयासतदान भाषा को हाँकते रहे हैं। भाषा के नाम पर लोगों को हाँका नहीं जा सकता। मैं तो कहूँगा कि सद्दान को भाषा के पीछे पीछे चलना चाहिए, उसके विकास क्रम को समझना चाहिए। भाषा खुद उसे रास्ता दिखाएगी। भाषा के आगे आगे चलकर उसका मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। हिंदी में से उर्दू के शब्दों को चुन चुन कर निकालने का काम, हिंदी के अंदर संस्कृत के शब्द ढूंढ ढूंढ कर ठूसने का काम हमारे सयासतदानों के ही हुक्म पर होता रहा है। सिगरेट पीना मना है, काटकर आपने धूम्रपान वर्जित है, लिख दिया ये कि यह अपने मतानुसार भाषा को चलाने की चेष्टा है, उसे हाँकने की कोशिश है। वरना आप जनजीवन में पाए जाने वाले बोलचाल के शब्दों को क्यों नहीं अपनाते? ये बार बार हमसे निबंधकार जो लेखक भीष्म साहनी जी है वो सवाल करते हैं, भाषा को लेकर बहस चर्चा करना चाहते हैं। भाषा का सवाल न तो स्कूलों कॉलेजों की शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक संतोषजनक ढंग से सुलझ पाया है, न विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, न संस्कृति के क्षेत्र में, और न ही प्रशासक के क्षेत्र में, क्योंकि इसे हल करने की कोशिश के पीछे भाषाई अंधराष्ट्रवाद अथवा संकीर्ण सांप्रदायिकता काम कर रही है। क्या कारण है कि अनेक देशों ने इसे सुविधे से हल कर लिया है, जबकि हमारे यहाँ यह और ज़्यादा पेचीदा होता चला गया है। स्विट्ज़रलैंड में 3 भाषाओं में सरकार का सारा काम चलता है, फ्रेंच, जर्मन और स्विस भाषाओं में, और स्विट्ज़रलैंड छोटा सा देश है, वहाँ किसी एक भाषा को आसानी से राष्ट्रभाषा घोषित किया जा सकता था और उसे ऊंचा दर्जा देकर उसे अन्य भाषाओं को सहयोगी भाषाओं का दर्जा दिया जा सकता था। पर वहाँ भाषा के सवाल पर जात पात नहीं बरती जाती। हमारे यहाँ हर बात में जात पात, ऊंच नीच चलती है। किसी भी समस्या को हम वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखने आंकने में असमर्थ हो जा रहे हैं, जब तक विवेकपूर्ण, तर्कसंगत, सद्भावनापूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टि से इस मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं की जाती, उस वक्त तक यह प्रश्न हमारी प्रगति के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बना रहेगा। और इस प्रकार से हमें भाषा को लेकर आंदोलन करना या भाषा का तिरस्कार करना, ये बहुत बहुत गलत बात होती है। देखिए, हम पढ़े लिखे युवकों को तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। नवनिर्माण हमारे भारत देश का, और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या जो है भाषा के ऊपर टिकी हुई है। हम अलग अलग प्रकार के धर्म, जाति, भाषा ऐसे करेंगे तो हमारी राष्ट्रीय एकता जो है वो नहीं बनी रहेगी। यूनिटी के एकता के साथ हमें रहना है। यूनिटी इज़ ए बेस्ट पॉलिसी। और इस प्रकार से भीष्म साहनी जी ने हमें भाषा के बारे में
विस्तारित रूप से प्रस्तुत निबंध के माध्यम से जानकारी दी है। तो इसी के साथ हम आगे और अगले क्लास में मिलेंगे। कुछ समझ में नहीं आया तो आपको पूछना है। धन्यवाद।